हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप एंड ऑल्सो वेलकम टू फटाफट सीरीज, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम आईआर एंड लेबर लॉ। एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 15। इससे पहले हमने ऑलरेडी 14 पार्ट्स कवर कर लिए गाइज। तो जिन्होंने भी इन सेशंस को रेफर नहीं किया फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली रेफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। राइट, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। Let's start with the homework question of previous session. So the homework question was, which of the following is a situation when there is a need for bargaining within a worker body due to differences between various worker groups? ठीक है, क्या होता है, कई बार बार्गेनिंग की जरूरत पड़ती है बिटवीन द वर्कर्स ऑल्सो। कई बार वर्कर की जो डिफरेंट बॉडीज होती है वहां पर भी कई बार अनबन हो जाती है, उनको लेकर भी बार्गेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप की बार्गेनिंग को हम क्या बोलते हैं? योर ऑप्शंस आर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग, सरफेस बार्गेनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। So right answer is option number B, that is intra-organizational bargaining, right? So here you can read guys, a term called intra-organizational bargaining is used for situation when there is a need for bargaining within a worker body due to differences between various worker groups or even within the existing groups in management। ठीक है, तो चाहे वो मैनेजमेंट के बीच में बार्गेनिंग हो, चाहे वो वर्कर्स के बीच में बार्गेनिंग हो, अगर किसी एक लेवल पे बार्गेनिंग हो रही है तो उस केस में क्या बोला जाएगा? उस बार्गेनिंग को हम बोलेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। राइट, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडेज सेशन, एज पर द प्रोविजंस of the Factories Act, which of the following person is considered as child? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज एक्ट की, मिनिमम वेजेस एक्ट की, खास करके ये चाइल्ड, एडल्ट, एडोलसेंट है ना, इनकी जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आ भी चुकी हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कवर करना है। सो द ऑप्शंस आर पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज, पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज, पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 16th ईयर ऑफ एज और पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द definition of child under the Factories Act. So the right answer is option number B, that is person who has not completed 15th year of age. Right, here you can read the definition. As per the provisions of the Factories Act 1948, child means a person who has not completed his 15th year of age. Right, उसे child यहाँ पे consider किया जाएगा under the Factories Act। हो सकता है ये definition minimum wages act में अलग हो, but we are talking about the Factories Act। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Now question number 2 is, as per the provisions of the Factories Act 1948, no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than, your options are 30 hours in any week, 45 hours in any week, 48 hours in any week और 60 hours in any week। ठीक है, एक वीक में मैक्सिमम कितना काम करवाया जाएगा किसी भी एडल्ट वर्कर से? राइट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 48 hours। 48 hours से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर वीक में। राइट, here you can see, you can read the explanation, that is no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week। right friends, ये जो लिमिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट, इसी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। आप हमेशा इस टाइप के जो प्रोविजंस होते हैं, टाइम बेस्ड प्रोविजन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, ये आपको याद रखना है। Question number 3 is, as per the provisions of the Factories Act 1948, every worker who has worked for a period of how many days or more in a factory during a calendar year shall be allowed during the subsequent calendar year leave with wages। ठीक है, मिनिमम कितने दिन उसे काम करना होगा किसी पर्टिकुलर साल में, ताकि उसे नेक्स्ट ईयर भी जो है वो लीव विद एजेस अवेल कर सके। राइट, तो द ऑप्शंस आर 120 डेज, 200 डेज, 240 डेज और 150 डेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 240 डेज। ठीक है, तो किसी एक कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 240 डेज उसे काम करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवेल लीव विद वेजेस इन द सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर। ठीक है, आने वाले कैलेंडर ईयर में अगर उसे लीव विद वेजेस अवेल करना है तो एटलीस्ट 240 डेज आउट ऑफ 365 डेज करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में उसे काम करना जरूरी है। राइट, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एनुअल लीव विद वेजेस, यहाँ पे प्रोविजन हमने डिस्कस किया हुआ है। राइट, 240 डेज और मोर। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोएक्टिव मेथड ऑफ डिस्कवरिंग ग्रीवेंसेस बाय द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी चाहती है कि क्या ग्रीवेंसेस हैं, उसे अगर प्रोएक्टिवली वो डिटेक्ट करना चाहते हैं या उसे पकड़ना चाहते हैं, तो उस केस में इनमें से कौन सा मेथड जो है वो प्रोएक्टिव मेथड होता है? दैट इज ग्राइप बॉक्स, ओपिनियन सर्विस, एग्जिट इंटरव्यूज और ओपन डोर पॉलिसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओपिनियन सर्वे। ठीक है, यहाँ पे अगर ओपिनियन सर्वे करवाकर वो प्रोएक्टिव मेथड के थ्रू यहाँ पे जो ग्रीवेंसेस हैं वर्कमैन के पार्ट पर या किसी के भी पार्ट पर, राइट, तो उसे डिस्कवर किया जा सकता है। राइट, हियर यू कैन सी ओपिनियन सर्वे के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इट कैन बी अ प्रोएक्टिव मेथड टू टेक करेक्टिव एक्शंस बिफोर डिससैटिस्फैक्शन टेक द शेप ऑफ ग्रीवेंस। ठीक है, कई बार होता है हमें शिकायत होती है, उसे हैंडल नहीं किया जाता है कई बार, तो हमें क्या होता है, डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है। राइट, तो उस केस में डिससैटिस्फैक्शन तक ना पहुंचने के लिए ओपिनियन सर्वे कंडक्ट करवाया जा सकता है। दैट इज व्हाई इट इज
called proactive method of discovering the grievance, right? Similarly, you can read about gripe box, you can read about exit interviews, and you can also read about open door policy, right? So बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो IR के हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, वो आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट अंडर आइडेंटिकल सिचुएशन वेयर इवन द एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टेंसेस आर अलाइक देयर शुड बी नो मार्क डिफरेंस इन द एक्शन टेकन, व्हिच प्रिंसिपल आर वी टॉकिंग अबाउट? ठीक है, योर ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल ऑफ इनकंसिस्टेंसी, राइट? यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नहीं आना चाहिए, जो भी एक्शन लिया जा रहा है वहां पे अगर डिफरेंस नहीं आना चाहिए तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जो बताता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, राइट? तो ये आप क्वेश्चन पढ़ के उसे कॉन्टेक्स्ट समझ के भी आप इसे इजीली आंसर कर सकते हैं, तो आपने कंसेप्ट नहीं भी कवर किया तब भी, राइट? So here you can see principle of impartiality or consistency. This principle implies that under identical situation where even the extenuating circumstances are alike, there should be no marked differences in the action taken. ठीक है, we are talking about identical situation में अगर किसी दो पर्सन ने किसी सेम आइडेंटिकल सिचुएशन में कोई काम कर रहे हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट है, जो एक्शन लिया जा रहा है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट अगर सपोज दोनों से ही गलती हुई आइडेंटिकल सिचुएशन में तो उस केस में मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें पनिशमेंट देगा तो पनिशमेंट भी सेम होना चाहिए, राइट? वहां पे वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी और कंसिस्टेंसी। Here you can also read about the principle of natural justice and principle of impersonality, right? ये सारे principles बहुत इंपॉर्टेंट है IR के केस में। Now this is the homework question guys and you know the rule very well कि आपको इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि what is the right answer of this question. So the question is a notice of the charge on the employee and provides the employee within an opportunity to explain his conduct is called. Your options are inquiry report, charge sheet, complaint or grounds of appeal. तो व्हाट इज द राइट आंसर वो आपको बताना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, राइट? चलिए, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर एनी कोर्स फॉर APFC और EO एंड AO एग्जामिनेशन वी हैव लॉन्च 3 डिफरेंट कोर्सेज गाइस, मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज प्लस एंड टेस्ट सीरीज। तो इसके बारे में जो डिटेल फीचर्स है, डिटेल एट्रीब्यूट्स एंड डिस्काउंट कितना है, कॉस्ट कितनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर जान सकते हैं बाय रेफरिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So thank you very much friend, this is all for this session. Thank you very much, we'll meet in another session. Till then, goodbye and happy learning friends.